वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग एक बहुत बड़े साम्राज्य जिसका नाम था बड़ा और बहुत ही खूबसूरत, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हम लोग 4 राजवंशों को पढ़ेंगे। पहला संगम वंश, दूसरा सलूप वंश, तीसरा तुलुक वंश और चौथा अराविडु वंश, जिसमें हम लोग पहला जो राजवंश है संगम राजवंश उसके बारे में शुरुआत कर चुके थे। और पिछले वीडियो में हमने संगम राजवंश में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और उसके कुछ परिचय को देखा, और साथ ही साथ संगम राजवंश के तहत 2-3 शासकों को भी देखा, जैसे कि हरिहर प्रथम जो कि संस्थापक था 1336 ईस्वी में। इसने निर्माण किया था अपने भाई बुक्का राय प्रथम के साथ मिलकर इस विजयनगर साम्राज्य की, और संगम वंश की शुरुआत की तुंगभद्रा नदी के तट पर। और किससे प्रेरणा लेकर? तो अपने गुरु सायन की प्रेरणा से, और उसके बाद विद्यारण्य की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगेरी मठ का योगदान रहा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे हरिहर राय बुक्का राय प्रथम के बारे में, जो कि छोटा भाई था हरिहर राय प्रथम का, और उन दोनों ने मिलकर स्थापना किया था किसका? तो इस विजयनगर साम्राज्य का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हरिहर राय प्रथम को पूरा डिटेल में देखा। 1336 ईस्वी में स्थापना किया अपने भाई बुक्का राय प्रथम के साथ मिलकर इस विजयनगर साम्राज्य की और संगम राजवंश की शुरुआत की। तो हम लोगों ने बुक्का राय प्रथम के कुछ हिस्से को देखा था, और चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं बुक्का राय प्रथम को, और फिर इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो 1374 ईस्वी में बहमनी सेना को पराजित कर तुंगभद्रा कृष्णा दोआब पर अधिकार। बुक्का राय प्रथम ने 1374 ईस्वी में बहमनी सेना को पराजित करके तुंगभद्रा और कृष्णा दोआब पर अधिकार कर लिया था। हमने बताया था दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। जब 2 नदियां एक दूसरे से मिलती है तो उनके बीच की जो भूमि होती है उसे ही दोआब कहा जाता है, उसे बेसिन भी कहा जाता है। तो तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी का जो तट था वह काफी उपजाऊ था उस वक्त। तो और साथ ही साथ वहां पे प्रमुख बंदरगाह भी थे, जिससे विदेशों के साथ व्यापार करने में काफी सुविधा थी, जल मार्ग की सुविधा थी। तो इसी के तहत बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा के लिए निरंतर युद्ध होते रहते थे। तो बुक्का राय प्रथम ने क्या किया? 1374 ईस्वी में बहमनी सेना को पराजित करके तुंगभद्रा और कृष्णा दोआब पर अधिकार कर लिया। गोवा एवं ओडिशा पर भी अधिकार। तो इस बुक्का राय प्रथम ने गोवा और उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया था, याद रखेंगे। सीलोन के जाफना एवं मालाबार के जमोरिनों को परास्त कर मालाबार तट पर कब्जा। तो सीलोन के जाफना, तो सीलोन नामक जगह पर जाफना नामक समुदाय रहता था, तो उसे भी पराजित किया। और मालाबार तट पर, याद रखेंगे जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन होता है, अर्थात जो सबसे पहला विदेशी यात्री होता है जिसका नाम था, जो कि भारत की खोज करता है 1498 ईस्वी में, और वह इसी जमोरिन के पास आता है गोवा में मालाबार तट पर। तो याद रखेंगे उसी पर यह कब्जा किया, जिसे जमोरिन, उसी जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, याद रखेंगे 1498 ईस्वी में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे वह कौन सा यात्री था जिसने भारत की खोज की और राजा जमोरिन ने उसकी स्वागत की 1498 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के जरूर भेजें। तो सीलोन के जाफना और मालाबार के जमोरिनों को परास्त करके बुक्का राय प्रथम ने मालाबार तट पर कब्जा कर लिया।
केरल का जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम एवं मुजाहिद की पराजय। बारूद का प्रयोग कर मोहम्मद शाह प्रथम से रायचूर पर कब्जा। तो याद रखेंगे, बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम और मुजाहिद पर इसने क्या किया, तो विजय प्राप्त किया, बुक्का राय प्रथम ने। और इस युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था बुक्का राय प्रथम ने, और मोहम्मद शाह से रायचूर पर कब्जा कर लिया। रायचूर जो थी बहमनी साम्राज्य की, उसकी शस्त्रागार थी, शस्त्र रखने की एक प्रमुख केंद्र थी। तो बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम एवं मुजाहिद पर विजय प्राप्त करके मोहम्मद शाह प्रथम से रायचूर पर कब्जा करता है। कौन, तो बुक्का राय प्रथम। और इस युद्ध में उसने बारूद का प्रयोग किया। याद रखेंगे कि जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध चल रहा था तो तोप और गोला बारूद का काफी प्रयोग हुआ, और खास करके घुड़सवार सेना जो बहमनी साम्राज्य थे उनके पास एक मजबूत घुड़सवार सेना थी, और उन्होंने गन पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया। और बाद में 1374 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी इस गन पाउडर और तोपों का इस्तेमाल करके इनको बहमनियों को पराजित किया। तो उसी के तहत बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम एवं मुजाहिद की पराजय होती है। किसके द्वारा, तो बुक्का राय प्रथम के द्वारा। और बारूद का प्रयोग कर मोहम्मद शाह प्रथम से रायपुर पर कब्जा कर लेता है बुक्का राय प्रथम। बुक्का राय प्रथम ने अपनी राजधानी विजयनगर, जिसका वर्तमान नाम है हम्पी, तो उसे ही स्थापित रखा, जो कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। तो बुक्का राय प्रथम ने अपनी राजधानी विजयनगर, जिसका वर्तमान नाम हम्पी है, और हमने यह भी पूछा था कि कौन से नोट पर इस हम्पी का चित्र अंकित है, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो वही हम्पी को स्थापित रखा, जो कि तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। युद्धों और आंतरिक संघर्षों के बावजूद नगर के आंतरिक विकास को प्रोत्साहित करने में सफल। तो बुक्का राय प्रथम के समय काफी युद्ध हुए और आंतरिक संघर्ष भी हुए, लेकिन इसके बावजूद बुक्का राय प्रथम ने आंतरिक विकास को प्रोत्साहित करने में सफलता हासिल की। दक्षिण का अकबर के नाम से प्रसिद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण का अकबर के नाम से प्रसिद्ध बुक्का राय प्रथम को क्या कहा जाता है, तो साउथ का अकबर, दक्षिण का अकबर। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बुक्का राय प्रथम, जो कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था, संगम वंश का दूसरा शासक था। सबसे महत्वपूर्ण सफलता मदुरा विजय पुत्र कुमार कंपन को भेजा था, जिसका उल्लेख पत्नी गंगा देवी की पुस्तक मदुरा विजयम में 1377 ईस्वी में मदुरा विजयनगर में शामिल हो गया था। तो अगर पूछा जाएगा कि बुक्का राय प्रथम का जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान कौन था, विजय कौन था, तो वह था मदुरा पर विजय। और मदुरा पर विजय प्राप्त करने के लिए हमने बताया था कि बुक्का राय प्रथम ने अपने पुत्र कुमार कंपन को भेजा था, जिसे कंपा भी कहा जाता था। तो वह कुमार कंपन मदुरा पर विजय प्राप्त किया, और इसकी विजय गाथा की चर्चा कहां पे की गई है, तो उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपनी पुस्तक मदुरा विजयम में की है। अब 1377 ईस्वी में मदुरा जो था उसे विजयनगर में शामिल कर लिया गया। याद रखेंगे 1377 में। 1346 ईस्वी से अपने भाई हरिहर राय प्रथम के साथ संयुक्त रूप से शासन। तो हमने बताया था कि 1346 ईस्वी में हरिहर राय प्रथम ने होयसलों को पराजित किया, कदम्बों को पराजित किया, और मदुरा पर भी कुछ विजय प्राप्त किया था। तो यह कारण था, इसी के कारण इसमें बुक्का राय प्रथम ने भी हिस्सेदारी की थी। तो जहां जहां हरिहर राय प्रथम युद्ध किया 1346 ईस्वी से, तो बुक्का राय प्रथम भी उसके साथ सहयोगी रहा। तो 1346 ईस्वी से अपने भाई हरिहर राय प्रथम के साथ संयुक्त रूप से बुक्का राय प्रथम ने शासन किया।
इसके शासनकाल में जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई सभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। हमने बताया था कि बुक्का राय प्रथम जो था वह एक सहिष्णु शासक था, अर्थात सभी धर्मों को एक समान रूप से देखता था। हालांकि वह शैव धर्म का उपासक था, तो इसी वजह से इसके शासनकाल में जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई सभी जो धर्म थे वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, पूर्ण रूप से अपने अपने धर्म को मानने के लिए और धर्म के अनुसार अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। बहमनी शासकों के साथ युद्ध का कारण 3 क्षेत्रों पर कब्जा, जो अलग एवं स्वतंत्र क्षेत्र थे। एक तुंगभद्रा कृष्णा दोआब था, दूसरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा था और चौथा मराठवाड़ा प्रदेश था। तो बहमनी शासकों के साथ इस विजयनगर साम्राज्य का जो युद्ध था उसका मुख्य कारण 3 क्षेत्रों को लेकर था। तीनों क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते थे बहमनी शासक और विजयनगर के शासक। हमने बताया था कि एक तो था तुंगभद्रा और कृष्णा का दोआब, दूसरा कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा और तीसरा मराठवाड़ा प्रदेश अर्थात मराठी प्रदेश। क्योंकि ये सभी क्षेत्र काफी उपजाऊ थे, काफी बंदरगाह थे, जल की सुविधा थी, ताकि विदेशों से आसानी से व्यापार हो जाता था। बहमनी सैन्य शक्तियों और विजयनगर सैन्य शक्तियों के बीच टकराव इसके शासन के अंत तक। तो हमने बताया था कि जो बहमनी सैन्य शक्ति थे और विजयनगर की सैन्य शक्ति थी, इनके बीच युद्ध दोनों के शासन के अंतिम काल तक चला। लगातार जब तक इनका शासन समाप्त नहीं हो गया तब तक इनके बीच संघर्ष चलता रहा। हमने बताया था कि बुक्का राय प्रथम ने कृष्णा नदी को सीमा रेखा बना दिया था कि एक तरफ बहमनी राज्य का शासन था और दूसरे तरफ विजयनगर साम्राज्य का शासन था। तो दोनों राज्यों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया था कृष्णा नदी को बुक्का राय प्रथम ने। पिछले वीडियो में उसे हमने बताया था। पहली बार दोनों साम्राज्य बहमनी और विजयनगर का तोपों एवं गोला बारूदों के साथ इनका युद्ध 1362 ईस्वी में बुक्का राय प्रथम का बहमनी का विजय का कारण उत्तम क्वालिटी की तोप एवं गोला बारूद तथा सुसंगठित घुड़सवार सेना। तो हमने बताया था कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच तोपों एवं गोला बारूद के साथ युद्ध हुआ और 1362 ईस्वी में सबसे पहले जीता था किसने? तो बहमनी साम्राज्य ने, इस तोपों के कारण। क्योंकि 1300 और उसके बाद 1374 ईस्वी में किसने विजय प्राप्त किया? तो बुक्का राय प्रथम ने बहमनियों पर विजय प्राप्त किया। लेकिन उससे पहले 1362 ईस्वी में बुक्का राय प्रथम को बहमनियों ने उत्तम क्वालिटी की तोपों और फिर गोला बारूदों के द्वारा उसको पराजित किया था और सुसंगठित घुड़सवार सेना भी उनके पास थी। कृष्णा गोदावरी बेसिन पर कब्जा का कारण उपजाऊ क्षेत्र, बहुत सारे बंदरगाह, विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए जल मार्ग। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन पर इनके कब्जा का मुख्य कारण था कि यह जो क्षेत्र था उपजाऊ था, बहुत सारे यहां पर बंदरगाह थे, पोर्ट थे और विदेशों के साथ व्यापार करने के लिए यह उत्तम जलमार्ग प्रदान करता था। तो यह तो था बुक्का राय प्रथम। इसके बाद उसका पुत्र जिसका नाम था हरिहर राय या हरिहर राय द्वितीय, याद रखेंगे। तो हरिहर द्वितीय या हरिहर राय द्वितीय बुक्का राय प्रथम के बाद अगला शासक बनता है संगम वंश का। तो 1377 ईस्वी में अपने पिता बुक्का राय प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश का अगला शासक। तो 1377 ईस्वी में अपने पिता बुक्का राय प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश का अगला शासक बनता है हरिहर द्वितीय या हरिहर राय द्वितीय। यही एक पहला शासक था। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, इन दोनों ने महाराजा धीराज, राजा धीराज, परमेश्वर, महाराज, इन सभी की उपाधियां ग्रहण नहीं की, अर्थात वह अपने आप को महाराजा नहीं मानते थे। लेकिन यह पूरे विजयनगर साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था
जिसने महाराजा धीराज और राजा की उपाधि धारण की। तो इसे उपाधि मिली महाराजा धीराज, और इसी उपाधि के साथ सत्तारूढ़ हुआ, अर्थात महाराजा धीराज की उपाधि के साथ यह शासन की गद्दी पर बैठा। उसके बाद राजा धीराज, राज्य परमेश्वर, ये उपाधियां विजयनगर साम्राज्य में पहली बार। तो अब तो कौन कौन सी उपाधियां इसने धारण की? तो पहला तो महाराजा धीराज, और इसी उपाधि के साथ यह सत्ता पर काबिज हुआ। उसके बाद राजा धीराज, राज्य परमेश्वर, और ये सभी उपाधियां विजयनगर साम्राज्य में पहली बार इस शासक के द्वारा ली गई। साम्राज्य विस्तार दक्षिण में त्रिचिनापल्ली तक। तो हरिहर द्वितीय ने अपना साम्राज्य विस्तार दक्षिण में त्रिचिनापल्ली तक विस्तारित किया। याद रखेंगे कि हरिहर द्वितीय के समय या हरिहर राय द्वितीय के समय जो संगम वंश था उसका साम्राज्य विस्तार कहां तक हुआ? तो त्रिचिनापल्ली तक। कांची, कनारा, मैसूर तथा त्रिचिनापल्ली पर विजय। तो इस हरिहर राय द्वितीय ने कांची, कनारा, मैसूर और त्रिचिनापल्ली पर विजय प्राप्त किया। याद रखेंगे। सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना। बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को विफल कर उन पर विजय प्राप्त किया। तो हरिहर राय द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता कौन थी? तो पश्चिम के बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को इसने छीन लिया और बहमनी सुल्तान के कई बड़े आक्रमणों को विफल कर उन पर विजय प्राप्त किया। तो पूछा जाएगा कि हरिहर राय द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या है? तो पश्चिम के बहमनी राज्यों से बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है और गोवा जो कि महाराष्ट्र का उस समय अंग था, जो कि आज एक स्वतंत्र राज्य है, तो गोवा और बेलगांव को छीनकर उसने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की पश्चिम के बहमनी राज्य से। और कई बड़े बहमनी सुल्तान ने कई बड़े आक्रमणों को भी उसने विफल किया। श्रीलंका के राजा से कर की वसूली। तो हरिहर राय द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से कर वसूला, लगान वसूला, टैक्स वसूला। तो श्रीलंका के राजा से इस हरिहर राय द्वितीय ने टैक्स वसूला, कर वसूला। यह उपासक था भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का, अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु। तो यह जो था शैव धर्म का उपासक था हरिहर राय द्वितीय, और शैव धर्म में भी शंकर जी के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, अर्थात शंकर जी के विरूपाक्ष रूप की वह पूजा करता था। लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वह सहिष्णु था, अन्य धर्मों के प्रति भी उसके मन में कोई निगेटिविटी नहीं थी, सभी धर्मों को वह एक समान मानता था। लेकिन वह किसका उपासक था? तो भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का। काफी विद्वान शासक एवं विद्वानों को संरक्षण देने के कारण राजव्यास या राज वाल्मीकि की उपाधि, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस हरिहर राय सेकेंड, हरिहर सेकेंड। तो हरिहर सेकेंड जो था, हरिहर द्वितीय जो था, वह एक विद्वान शासक था और विद्वानों का संरक्षक था। तो इसी कारण उसे एक उपाधि मिली राजव्यास और फिर राज वाल्मीकि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काफी विद्वान होने के कारण और विद्वानों का संरक्षण देने के कारण इस हरिहर राय द्वितीय को राजव्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि प्रदान की गई। इसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हो जाती है। तो हरिहर राय द्वितीय की मृत्यु कब होती है? तो 1404 ईस्वी में, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री बुक्का राय प्रथम के समय के वेदों के भाष्यकार सायण या फिर सायणाचार्य। तो बुक्का राय प्रथम के समय में वेदों के भाष्यकार थे जिनका नाम था सायण या फिर सायणाचार्य। तो वही जो थे हरिहर राय द्वितीय के क्या थे? तो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, याद रखेंगे।
तो मुख्यमंत्री थे हरिहर राय द्वितीय के बुक्का राय प्रथम के समय के वेदों के भाष्यकार, अर्थात जिन्होंने वेदों का भाष्य लिखा, टीका लिखा, जिनका नाम था सायण, जिन्हें सायणाचार्य भी कहा जाता था, तो वह मुख्यमंत्री थे इस हरिहर राय द्वितीय के, चीफ मिनिस्टर थे। हरिहर द्वितीय के एक अभिलेख में संत माधव विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार की संज्ञा, तो हरिहर राय द्वितीय के समय में एक अभिलेख प्राप्त हुआ और उसमें उन विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख संत माधव विद्यारण्य, यही माधव विद्यारण्य जिनकी आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया हरिहर और बुक्का ने, श्रृंगेरी मठ के आसपास तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो हरिहर द्वितीय के अभिलेख में संत विद्यारण्य को कौन सी उपाधि मिली है, तो सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है, सर्वोच्च प्रकाश का अवतार की संज्ञा। तो हरिहर द्वितीय के अभिलेख में, हरिहर द्वितीय के समय में एक अभिलेख प्राप्त हुआ और उस अभिलेख में संत माधव विद्यारण्य को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई है, तो उसे सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया, सर्वोच्च प्रकाश का अवतार। इसके प्रमुख सेनापति, हरिहर राय द्वितीय का जो प्रमुख सेनापति था उसका नाम था इरुगापा, नानाथ रत्नमाला नामक पुस्तक के रचयिता। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है कि हरिहर राय द्वितीय का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, तो इरुगापा। हरिहर राय द्वितीय का सेनापति का नाम था इरुगापा, जिसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की, नानार्थ रत्नमाला। तो जिसने नानार्थ रत्नमाला नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। इसके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री, जिसका नाम था साधनाचार्य। तो हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो साधनाचार्य, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री का नाम क्या था, साधनाचार्य, और मुख्यमंत्री का नाम था सायणाचार्य, जो कि सायन थे। बेलगांव के युद्ध में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह प्रथम को पराजित करने हेतु तीरंदाजों की भर्ती। तो इसने बेलगांव के युद्ध में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह प्रथम को पराजित करने के लिए किस चीज की भर्ती की, तो काफी सारे तीरंदाजों की भर्ती की। हमने बताया था कि सबसे बड़ी सफलता जो थी वह बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना। उस समय बेलगांव का शासक कौन था, बेलगांव में बहमनी शासक था फिरोज शाह प्रथम, याद रखेंगे, फिरोज शाह प्रथम। तो उसको पराजित करने के लिए इसने काफी सारे तीरंदाजों की भर्ती की। तीरंदाजों का मतलब होता है जो तीर चलाते हैं, तो उन सभी सेनाओं की भर्ती की। तो बेलगांव के युद्ध में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह प्रथम को पराजित करने के लिए इस हरिहर द्वितीय ने तीरंदाजों की भर्ती की। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी कि इसने पश्चिम के बहमनी राज्य बेलगांव और गोवा को छीन लिया और बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को भी इसने विफल किया। और उस समय बहमनी का सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह प्रथम, और उसी से यह बेलगांव को छीना और बेलगांव को जीतने के लिए तीरंदाजों की भर्ती किया। पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र में साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालन। तो हरिहर राय द्वितीय ने पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालन किया, अर्थात अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति का पालन किया और इसी नीति के तहत उन क्षेत्रों पर कब्जा भी किया, अर्थात अपने साम्राज्य का काफी विस्तार करने के लिए इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। तो यह तो था हरिहर राय द्वितीय या हरिहर द्वितीय। इसके बाद दो तीन शासक होते हैं जो कमजोर शासक होते हैं, अल्पकालीन शासक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे कि विरूपाक्ष राय या विरूपाक्ष राय प्रथम। तो यह हरिहर राय द्वितीय का पुत्र था। हरिहर राय द्वितीय का पुत्र था
विरूपाक्षराय प्रथम, जिसे विरूपाक्षराय भी कहा जाता है। तो 1404 ईस्वी में हरिहर राय द्वितीय की जगह संगम वंश का अगला शासक हरिहर राय द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र। तो हरिहर राय द्वितीय के दो पुत्र थे, एक का नाम था विरूपाक्षराय प्रथम और दूसरे का नाम था बुक्का राय द्वितीय, जिसमें विरूपाक्षराय प्रथम ज्येष्ठ पुत्र था। तो 1404 ईस्वी में हरिहर राय द्वितीय की जगह संगम वंश का अगला शासक बना विरूपाक्षराय प्रथम, जो कि हरिहर राय द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र या फिर बड़ा पुत्र था। 1405 ईस्वी में इसी के पुत्र के द्वारा हत्या, लेकिन हत्या से पहले अपने छोटे भाई बुक्का राय द्वितीय के द्वारा 1405 ईस्वी में सत्ता से अपदस्थ। तो 1405 ईस्वी में इसी के छोटे भाई बुक्का राय द्वितीय ने इसे सत्ता से अपदस्थ कर दिया, अर्थात सत्ता से हटा दिया। और उसके बाद जैसे ही सत्ता से हटाया 1405 ईस्वी में और स्वयं अगला शासक बन गया इस संगम वंश का, तो कुछ ही दिनों के बाद 1405 ईस्वी में इस विरूपाक्षराय के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। तो 1405 ईस्वी में विरूपाक्षराय के पुत्र के द्वारा विरूपाक्षराय प्रथम की हत्या, लेकिन हत्या से पहले अपने छोटे भाई बुक्का राय द्वितीय के द्वारा 1405 ईस्वी में सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया। इसके बाद अगला शासक बनता है बुक्का राय द्वितीय। तो अगला शासक बनता है बुक्का राय द्वितीय। अपने बड़े भाई विरूपाक्षराय प्रथम को अपदस्थ कर संगम वंश का अगला शासक 1405 ईस्वी और मात्र लगभग 2 वर्षों तक शासन, कब तक? तो 1406 ईस्वी तक। तो अपने बड़े भाई विरूपाक्षराय को अपदस्थ करके हटा के यह बुक्का राय द्वितीय उसकी जगह अगला शासक बन बैठता है संगम वंश का, कब? 1405 ईस्वी में। और महज 1 से 2 वर्षों तक शासन रहता है इसका, 1406 ईस्वी तक अल्पकालीन शासन रहता है। तो यह तो था बुक्का राय द्वितीय। इसके बाद एक शासक आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो बुक्का राय द्वितीय के बाद यह अगला शासक बनता है, किसका? तो इस संगम वंश का। देवराय प्रथम 1406 ईस्वी में बुक्का राय द्वितीय की जगह अगला संगम वंश का शासन। तो संगम वंश का अगला शासक बनता है बुक्का राय द्वितीय के बाद 1406 ईस्वी में, उसका नाम था देवराय प्रथम। तो 1406 ईस्वी में बुक्का राय द्वितीय की जगह संगम वंश का अगला शासक। तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण, और उस बांध का क्या नाम था? सिंचाई हेतु हरिद्रा बांध। याद रखेंगे कि तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई हेतु हरिद्रा बांध का निर्माण, याद रखेंगे। तो देवराय प्रथम ने सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण किया तुंगभद्रा नदी पर। तो तुंगभद्रा नदी पर सिंचाई हेतु एक बांध का निर्माण किया जिसका नाम था हरिद्रा बांध। याद रखेंगे कौन सा बांध? तो हरिद्रा बांध। तुंगभद्रा नदी के तट पर सिंचाई हेतु हरिद्रा बांध का निर्माण किया, याद रखेंगे, जो एक विशाल बांध था। इसके समय विजयनगर के साम्राज्य में इतालवी अर्थात इटली का यात्री निकोलो कोंटी का आगमन कब? 1420 ईस्वी में। और निकोलो कोंटी के द्वारा देवराय प्रथम के समय उसके साम्राज्य में व्याप्त सती प्रथा, दास प्रथा, बहु विवाह प्रथा का उल्लेख तथा दिवाली और नवरात्र का उल्लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है कि देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य में, उसके साम्राज्य में अर्थात विजयनगर में एक इटली का यात्री, इतालवी यात्री जिसका नाम था निकोलो कोंटी, वह विजयनगर आया और उसने उस समय के विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा, सती प्रथा और बहु विवाह प्रथा का उल्लेख किया।
साथ ही साथ उस समय मनाए जाने वाले दो पर्व दिवाली और नवरात्र का भी उल्लेख किया। तो इसके समय विजयनगर साम्राज्य में इतालवी अर्थात इटली का यात्री निकोलो कोंटी का आगमन कब आया? तो 1420 ईस्वी में। और निकोलो कोंटी के द्वारा देवराय प्रथम के समय उसके साम्राज्य में व्याप्त सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा और उसके बाद दास प्रथा, इन सभी का उल्लेख किया। और साथ ही साथ उस समय मनाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण पर्व, एक दिवाली और दूसरा नवरात्र, इन सभी का भी उसने उल्लेख किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देवराय प्रथम के दरबारी कवि थे तेलुगु कवि श्रीनाथ, जिन्होंने हरिविलास नामक एक पुस्तक की रचना की। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है। तो देवराय प्रथम के समय उनके दरबारी कवि थे तेलुगु कवि श्रीनाथ, जो कि एक तेलुगु कवि थे और उन्होंने तेलुगु भाषा में हरिविलास नामक एक पुस्तक की रचना की। हरिविलास। बेलगांव के युद्ध में बहमनी शासक फिरोज शाह प्रथम के द्वारा पराजय, परिणाम स्वरूप दुर्गों, मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख रुपया जुर्माना और अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह प्रथम से तथा दहेज के रूप में रायचूर दोआब क्षेत्र का बंकापुर फिरोज शाह प्रथम को दिया गया। इस विवाह का मूल कारण था ताकि भविष्य में कोई युद्ध की गुंजाइश ही नहीं रहे। तो देखिए, इस देवराय प्रथम के साथ बेलगांव के पास एक युद्ध हुआ था, जिसे एक नाम से जाना जाता है सोनार की बेटी का युद्ध। तो बेलगांव के पास इस देवराय प्रथम का बहमनी शासक फिरोज शाह प्रथम के साथ एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में फिरोज शाह प्रथम ने विजय प्राप्त की और इसके बाद इसने दुर्गों, मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख रुपया जुर्माने के रूप में इस देवराय प्रथम से प्राप्त किया। तो देवराय प्रथम को, फिरोज शाह प्रथम को दुर्गों, मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। साथ ही साथ इस देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? तो फिरोज शाह प्रथम से किया। और साथ ही साथ दहेज के रूप में एक शहर भी प्राप्त हुआ, जो कि रायपुर दोआब क्षेत्र का शहर था, जिसका नाम था बंकापुर। और उसके बाद यह जो विवाह था, इसका मुख्य कारण था भविष्य में कोई युद्ध की गुंजाइश नहीं रहे। जो बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य था, तो इनके बीच युद्ध न हो, इसी कारण इसने विवाह किया, विवाह का संबंध स्थापित किया। जब विवाह का संबंध स्थापित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि युद्ध नहीं होगी, क्योंकि जब संबंध स्थापित होता है तो युद्ध की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। तो याद रखेंगे कि बेलगांव के पास युद्ध में बहमनी शासक फिरोज शाह प्रथम के द्वारा पराजय। कौन? तो देवराय प्रथम। परिणाम स्वरूप दुर्गों, मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख रुपया इसने जुर्माना दिया फिरोज शाह प्रथम को और अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह प्रथम से कर दिया। और दहेज के रूप में रायचूर दोआब का एक क्षेत्र था जिसका नाम था बंकापुर, वह दिया किसे? तो फिरोज शाह प्रथम को। और इस विवाह का मुख्य कारण था ताकि भविष्य में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच कोई युद्ध की गुंजाइश न रहे। तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण, जल की कमी और सड़क हेतु। तो नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए और जल की कमी को पूरा करने के लिए इस देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण किया। याद रखेंगे। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण, तो देवराय प्रथम ने सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण किया। बहमनी शासक फिरोज शाह प्रथम के साथ बेलगांव का युद्ध सुनार की बेटी का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध। तो यह जो बेलगांव का युद्ध हुआ, इस बेलगांव के पास जो युद्ध हुआ,
फिरोज शाह प्रथम के साथ किसका, तो देवराय प्रथम का, तो उसे सोनार की बेटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सोनार की बेटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सोनार की बेटी का युद्ध क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का सोनार था और इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया किससे, तो फिरोज शाह प्रथम से। इसकी मृत्यु 1422 ईस्वी में होती है। तो देवराय प्रथम की मृत्यु कब होती है, तो 1422 ईस्वी में। अपनी सेना में मुस्लिम सेना को शामिल किया। तो देवराय प्रथम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि यह अपनी सेना में काफी सारे मुस्लिम शासकों को इसने क्या किया, तो शामिल किया। याद रखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम शासकों को इसने देवराय प्रथम ने शामिल किया। तो देवराय प्रथम के बारे में एक कथन है, सम्राट अपने राजप्रसाद के मुक्त सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित करता था। तो देवराय प्रथम के बारे में क्या कहा गया है कि सम्राट अपने राजप्रसाद के मुक्त सभागार में, राजप्रसाद अर्थात राज दरबार के मुक्त सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को क्या करता था, तो सम्मानित करता था। याद रखेंगे देवराय प्रथम के बारे में एक कथन है कि सम्राट अपने राजप्रसाद के मुक्त सभागार में प्रसिद्ध व्यक्तियों को सम्मानित करता था। इसके समय विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र अर्थात विद्या की नगरी था। तो देवराय प्रथम के समय जो विजयनगर था वह दक्षिण भारत में प्रसिद्ध विद्या का केंद्र या फिर विद्या की नगरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके समय विजयनगर में काफी विद्या के क्षेत्र में विकास हुआ। याद रखेंगे तो इसके समय विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र या विद्या की नगरी के नाम से जाना जाता था। आंतरिक विद्रोहों को भी दबाने में सफल। तो देवराय प्रथम के समय में कई आंतरिक विद्रोह हुए, तो इन आंतरिक विद्रोहों को भी यह दबाने में क्या हुआ, सफल हुआ। इन आंतरिक विद्रोहों को भी इसने शांत किया। तो यह तो था देवराय प्रथम। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बुक्का राय तृतीय, विरूपाक्ष द्वितीय और कुछ अन्य शासकों के साथ, और देवराय द्वितीय को देखेंगे जो कि एक महान शासक था इस संगम राजवंश का। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग कुछ समय के बाद